डियर स्टूडेंट्स, मैं विष्णुप्रभा गुप्ता, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर राजस्थान से एमए फाइनल इकोनॉमिक्स पेपर 6 इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की कक्षा में आज हम टॉपिक ले रहे हैं विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना होने पर गैट के अस्थायी समझौते को एक स्थायी संगठन के रूप में स्वीकार कर लिया गया। आरंभ में इसमें कुल 81 देश शामिल थे, लेकिन आज WTO में कुल 164 देश शामिल हैं, इसके सदस्य हैं। गैट जो हमने पहले पढ़ा वो एक समझौता था जिसमें अमेरिका तथा अन्य बड़े देशों का विशेष प्रभाव था। इसके विपरीत विश्व व्यापार संगठन को विवादों से संबंधित निर्णय करने का अधिकार प्राप्त है और इसके लिए एक निश्चित व्यवस्था अपनाई गई है। इसमें प्रत्येक देश को केवल एक मत प्राप्त है और सभी निर्णय प्रायः सामान्य सहमति से किए जाते हैं। गैट का संबंध मुख्य रूप से जो था वह प्रशुल्क में छूटों तथा व्यापार में उदारता से था। विश्व व्यापार संगठन का कार्य क्षेत्र काफ़ी व्यापक है, जिसमें निवेश, प्रतिस्पर्धा, सरकारी नीतियाँ, औद्योगिक व्यवस्थाएं, कृषि तथा सेवाओं आदि से संबंधित विषय भी शामिल हैं। अलग अलग विषयों पर अलग अलग समझौते करने के बजाय सभी विषयों को एक साथ सभी सदस्य देशों पर लागू करने की नीति अपनाई गई है। विश्व व्यापार संगठन के कार्य क्षेत्र में जो विषय शामिल है उनमें है वस्तुओं का व्यापार, सेवाओं का व्यापार, व्यापार संबंधी निवेश उपाय, व्यापार संबंधी बौद्धिक संपत्ति अधिकार, विवाद निपटारा, राशिपातन एवं राशिपातन विरोधी नियम आदि। अब हम लेते हैं इसके उद्देश्य क्या हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WTO के उद्देश्य। WTO में जो उद्देश्य दिए गए हैं उनमें सबसे पहला उद्देश्य है जीवन स्तर में वृद्धि करना। दूसरा है पूर्ण रोजगार तथा प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि करना। तीसरा वस्तुओं के उत्पादन तथा व्यापार का प्रसार करना। चौथा, ये जो उपयुक्त 3 उद्देश्य हैं वो गैट में भी थे। इसके अलावा जो अन्य उद्देश्य विश्व व्यापार संगठन में रखे गए वो इस तरह से हैं। सेवाओं के व्यापार व उत्पादन का प्रसार करना, विश्व के संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना, नेक्स्ट अविरल विकास की, जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
की अवधारणा को स्वीकार करना तथा पर्यावरण का संरक्षण एवं सुरक्षा करना, ये विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख उद्देश्य रखे गए। अब विश्व व्यापार संगठन के जो प्रमुख कार्य है, मेन फंक्शंस हैं, उनमें हम देखते हैं कि विश्व व्यापार समझौता एवं बहुपक्षीय समझौतों के कार्यान्वयन, प्रशासन एवं परिचालन हेतु सुविधाएं प्रदान करना। इसके अलावा विश्व व्यापार संगठन व्यापार एवं प्रशुल्क से संबंधित किसी भी भावी मसले पर सदस्यों के बीच विचार विमर्श करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। फिर विभिन्न देशों के मध्य अगर विवाद हो जाए तो विवादों के निपटारे से संबंधित प्रक्रियाओं और नियमों को प्रशासित करना, व्यापार नीति समीक्षा प्रक्रिया से संबंधित नियमों और प्रावधानों को लागू करना, वैश्विक आर्थिक नीति निर्माण में अधिक सामंजस्य भाव लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक से सहयोग करना, और इसके अलावा विश्व के विभिन्न संसाधनों के अनुकूलतम प्रयोग हेतु कार्य करना, ये विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख कार्य माने गए। अब इसके अंतर्गत जो प्रमुख समझौते हुए हैं, कुछ प्रमुख समझौते हैं, उनकी हम व्याख्या लेते हैं। तो प्रमुख समझौतों की व्याख्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ सब इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट्स। सबसे पहला हम लेते हैं कृषि से संबंधित समझौता। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। विश्व के लगभग सभी देशों में कृषि या तो जीवन यापन की दृष्टि से या राजनीतिक दबाव की दृष्टि से महत्वपूर्ण रही है। कृषि जन्य जिन्सों का व्यापार विकसित और विकासशील दोनों ही प्रकार के देशों के लिए एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा रहा है। इन्हीं के बीच हुए विवादों को सुलझाने के लिए विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत कृषि हेतु एक समझौता किया गया। और एक बात यह है कि प्रारंभ में धनी देश जैसे कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कनाडा व जापान ने कृषि उत्पादों के व्यापार को विश्व व्यापार संगठन की परिधि में लाने का काफ़ी विरोध किया था, किंतु अंततः वे इनके विषय में समझौते पर हस्ताक्षर करने को सहमत हो गए। अब कृषि समझौते की जो मुख्य बातें थी, उनमें हम सबसे पहला पॉइंट लेते हैं कृषि वस्तुओं के बाजार में प्रवेश, एक्सेस टू मार्केट। इसके अंतर्गत 3 बातें प्रमुख रूप से रखी गई। पहली बात कि प्रशुल्क को छोड़कर व्यापार से संबंधित सभी अवरोधों को, जिनमें मात्रात्मक अवरोध भी हम शामिल कर सकते हैं, उनको समाप्त कर दिया गया। फिर ये बात कही कि प्रशुल्क की दरें हैं
उनमें धीरे धीरे कमी की जाएगी। और इसके अलावा विकासशील देशों के लिए प्रशुल्क इतर अवरोध यानी कि नॉन टैरिफ अवरोध इस शर्त पर जारी रहेंगे कि संबंधित वस्तुएं उनकी जनता के आहार हेतु आवश्यक है। तो इस प्रकार कृषि समझौते के अंतर्गत विकासशील देशों के लिए इसमें उदारता की बात कही गई है, उदारता बरती गई। दूसरी चीज़ जो इसमें शामिल की गई वह घरेलू नीतियों में कृषकों को सहायता। अब इसमें दो बातें शामिल हैं कि किसानों की सहायता हेतु उपाय किए जाएंगे तथा ऐसे कृषि उत्पादों के विषय में अंकुश रखा जाएगा जो सीधे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करते हैं। और दूसरी बात कि घरेलू उत्पादकों को जो सब्सिडी दी जाती है उसके स्तर को कम किया जाएगा। तीसरा बिंदु है निर्यात हेतु सब्सिडी। एक्सपोर्ट सब्सिडी। इसमें यह बात कहेगी कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस प्रकार की सब्सिडी का प्रभाव कृषि व्यापार पर प्रतिकूल न हो तथा इससे विभिन्न देशों के मध्य प्रतिस्पर्धा बढ़नी चाहिए। निर्यात सब्सिडी में कटौती की जो बात इसमें कही गई उसमें मात्रा तथा मूल्य दोनों की बात कही गई कि मात्रा में भी कटौती होनी चाहिए, मूल्य के आधार पर भी कटौती होनी चाहिए। और विकासशील देशों के लिए इस कटौती की सीमा उस समय 2004 तक तथा विकसित देशों के लिए उस समय 2000 रखी गई थी। अब कृषि समझौतों पर जो बातें की गई उसमें 3 तरह के बॉक्सेस शामिल किए गए, जिसमें ग्रीन बॉक्स, अम्बर बॉक्स और ब्लू बॉक्स की बात की गई। ग्रीन बॉक्स में वे उपाय निहित हैं जो सदस्य देश कृषकों को सहायता देना जारी रख सकते हैं। यानी कि ग्रीन बॉक्स में किसानों को सहायता देना जारी रखने की बात कही गई, जैसे कि शोध कार्यों के लिए दी जाने वाली सहायता, कीटनाशक औषधियों का जो है उपयोग, ये हम हर बॉक्स की बात कर रहे हैं, परामर्शदात्री सेवाओं के लिए सरकारी खर्च आदि। दूसरा जो बॉक्स बताया गया वह था अंबर बॉक्स। इसमें किसानों को राहत देने हेतु प्रदत्त समर्थन कीमतों को शामिल किया गया और प्रत्येक जिन्स हेतु दी जाने वाली सहायता को निहित करने की बात की गई, परंतु धीरे धीरे इस प्रकार की सहायता राशि में कमी करने को अपेक्षित माना गया। फिर तीसरा इसमें लिया गया शामिल ब्लू बॉक्स। ब्लू बॉक्स मेजर में किसानों को सीधे किए जाने वाले भुगतान शामिल किए गए। उसके अनुसार किसानों को उत्पादन स्तर कम करने हेतु किया जाने वाला भुगतान शामिल है। इसी प्रकार डेयरी उत्पादन में कटौती हेतु दिए जाने वाला भुगतान भी इसी श्रेणी में आता है। तो ये सब बातें कृषि में शामिल थी, किंतु व्यवहार में विकसित देश इन सभी प्रावधानों को नहीं मानते। अपनी सुविधा के अनुसार अपने देश के किसानों को लाभ देने वाली नीतियाँ आज भी धनी देशों ने जारी की हुई है। यूरोप के देशों, कनाडा व संयुक्त राज्य अमेरिका तथा किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी कम नहीं की गई है तथा आज भी इन देशों में किसी न किसी रूप में जो है किसानों को सब्सिडी मिल रही है। कुछ वर्षों पूर्व अमेरिका ने बिना कोई ठोस कारण बताए अंबर बॉक्स वाली सब्सिडी को ब्लू बॉक्स में दर्शाया था। आज भी जापान में चावल के आयात पर जो है प्रशुल्क लगाया जा रहा है।
इस प्रकार विकसित देशों की नीतियों में पारदर्शिता जितनी आनी चाहिए थी वो नहीं आ पाई है, जो कि इसके सफलता को हम कहें कि एक तरह से थोड़ा संदिग्ध बनाती है। तो ये समझौते में बातें बहुत अच्छी की गई, लेकिन पूरी तरह से इनको अभी भी व्यावहारिक रूप में लागू नहीं किया गया है, जो है, क्योंकि इसमें विकसित देश जो है कई प्रावधानों को नहीं मानते और कई जगह वो अपनी बातों को जो है अप्रत्यक्ष रूप से या किसी और कारण से, या हम यूँ कहें कि बिना किसी ठोस कारण के वो अपना जो है मनमानी कर लेते हैं। तो ये थी कृषि से संबंधित समझौते की बातें। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।